बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन और बायोलॉजी क्लास में खुशामदीद। आपका बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जिसका नाम था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अब तक इस चैप्टर में आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। आपने देखा कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम किन्हें कहते हैं और कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जो सामने आपके स्क्रीन पे जो लिखे हुए ये वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पाया जाता है वाटर, फिर होता है प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो पहला है वाटर, जो सबसे ज़्यादा है वो लिक्विड होता है और इनऑर्गेनिक होता है। बाकी के जो 5 हैं ये 5 आपके पास ऑर्गेनिक हैं और सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद हमने इसमें से पहला जो है हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे अबंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है वाटर, वो हमने पिछली क्लास में मुकम्मल कर लिया था। आपने देखा कि 70% पानी जो है वो क्यों अल्लाह ने आपको जिस्म में आपके सेल्स में 70% पानी दिया हुआ है, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा काम का है ये। और ये जो है इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, तो यूं अल्लाह ने आपको सबसे ज़्यादा सेल के अंदर वाटर भरा हुआ है। अब आज की क्लास में हमने बाकी के तमामों को स्टार्ट करना है, जिसमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट को। लेकिन कार्बोहाइड्रेट या ये बाकी तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। पॉलीमर्स क्या होते हैं, मोनोमर्स क्या होते हैं, कंडेंसेशन क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, ये कुछ हमें बेसिक टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी जो इन सब पर अप्लाई होंगी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड, इन सब पर अप्लाई होंगी। तो पहले हम वो जरा टर्म्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन, फिर लिपिड, फिर न्यूक्लिक एसिड और आखिर में कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो सबसे पहले अब हमने वो कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। ये तो हमने वाटर जो पढ़ा था ये वो है। कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी, उसमें जो हमें सबसे पहली चीज पढ़नी पड़ेगी वो है कार्बन। कार्बन क्या होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, इट इज अ एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये जितने भी वाटर के अलावा जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मैंने अभी आपको नाम बताए थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लिक एसिड, ये तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आप किनको कहते हो, जिनमें कार्बन मेन एलिमेंट होता है। तो चूंकि आपने इन तमाम मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है, ये तमाम मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और इनमें मेन एलिमेंट कार्बन है, लिहाजा कार्बन को पहले हमें समझना पड़ेगा कि कार्बन क्या होता है। कार्बन एक एलिमेंट है, इसका सिंबल सी इस्तेमाल होता है, सी फॉर कार्बन। कार्बन नहीं लिखते जगह जगह, हम इसके लिए सी का सिंबल यूज करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है। इसके आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन हम ज्यादातर जो कार्बन पाया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो ज्यादातर जो कार्बन पाया जाता है उसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप एटॉमिक नंबर कहते हो। और एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को अगर हम प्लस कर दें तो एटॉमिक मास बनता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप ऐड कर दो तो एटॉमिक मास बनता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। इन दोनों की मदद से जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 6 6 6 तीनों है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर घूम रहा होता है। अब इसमें किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसका ताल्लुक होता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की तादाद से प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ड्राइव होती है। तो अब कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसके पास जो पहला शेल होता है के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो 4 बच जाते हैं वो सेकंड शेल में होता है जिसको आप एल कहते हैं। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर दूसरे शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि 2 शेल में अरेंज हुए हैं। अच्छा, अब एल जो शेल होता है, जो आउटर शेल है एल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है। इसकी लिमिट है 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कार्बन के पास है 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत मजीद होती है और उस वजह से इसकी वैलेंसी जो है वो 4 होती है। ये सारी टर्म्स केमिस्ट्री में आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं और आपने पढ़ी भी होगी 9th की केमिस्ट्री में, तो इसमें आपको परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा सा कार्बन की डिटेल आपके सामने शेयर की है मैंने। कार्बन का सिंबल सी होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये दोनों न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर शेल्स के अंदर अरेंज हुआ होता है। 2 शेल्स होते हैं इसके पास, एक के जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरा शेल होता है एल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है।
अब एल के अंदर टोटल 8 होने चाहिए, हैं 4, तो 4 इसकी वैलेंसी हो जाती है, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की मजीद जरूरत होती है। अब ये क्या करता है, 4 मुख्तलिफ एटम्स के साथ ये जो है ना कोवलेंट बॉन्ड बना देता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये कार्बन है और हर एक लाइन जो है आपको एक कोवलेंट बॉन्ड शो कर रही है। तो एक यहाँ पर इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, दैट इज व्हाई इट हैज 4 वैलेंसी। ठीक है जी। अब इसकी ये जो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही काम की प्रॉपर्टी हो जाती है कार्बन की, क्योंकि इससे ये अपना एक चेन नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है। अब आपके पास ये कार्बन है फॉर एग्जाम्पल, और पता नहीं मैंने क्या किया, हाँ, अब ये दूसरा कार्बन आया और वो इसके साथ यहाँ से जुड़ गया ऐसे। इसी तरीके से तीसरा कार्बन आया, वो ऐसे जुड़ गया। तो यहाँ कार्बन की चूंकि 4 वैलेंसीज होती है, यानी 4 जगहों पर ये एलिमेंट कंबाइन कर सकता है। इस कार्बन को देखें तो ये 1 2 3 4 जगहों पर ये एलिमेंट्स कंबाइन कर सकता है। तो अब देखें ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये नीचे भी कार्बन लगा सकता है, साइड में भी कार्बन लगा सकता है, ऊपर भी कार्बन लगा सकता है, और राइट साइड पर हर चारों तरफ कार्बन लगा सकता है। तो इस वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये ऐसी हो जाती है कि ये चेन बना सकते हैं कार्बन के एटम्स। ठीक है, हर एक कार्बन एटम जो है अपने चारों तरफ कभी जो है वो राइट साइड पे लगा देता है कार्बन, ये एक अलग कंपाउंड बन जाता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेफ्ट साइड पे बना लेगा, ये एक अलग कंपाउंड। तो यूं जो है हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ज्यादा हो जाते हैं, और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो यूं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि कार्बन के पास जो बॉन्ड बनाने का सिस्टम है, जो बॉन्ड बनाने के ऑप्शंस हैं, वो बहुत सारे हैं। ये ऊपर मॉलिक्यूल्स की चेन बना ले, ये नीचे बना ले, ये सीधे हाथ पे बना ले, ये उल्टे हाथ पे बना ले। ठीक है, 3 कार्बन, 3 एटम सपोज करें इसने लेफ्ट साइड पे बनाए, एक नीचे बनाया, ये एक अलग कंपाउंड है। 2 एटम इसने इस साइड पे लगाया, 2 एटम इसने इस साइड पे लगाया, ये एक अलग कंपाउंड है। तो अरेंजमेंट बहुत डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से कार्बन की एक खासियत होती है कि ये चेन नुमा स्ट्रक्चर बना सकता है। इस वजह से हमारे पास बहुत सारे दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये हमने कार्बन देखा। कार्बन क्यों देखा हमने? क्योंकि हम जो ऑर्गेनिक, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन से लेकर के प्रोटीन, लिपिड, ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इन तमाम में आपको कार्बन मेन एलिमेंट मिलता है। तो इस वजह से हमने कार्बन की स्टडी किया। अब हमने बाकी तमाम जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनको पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करना है। लेकिन फिर मैंने जैसा आपको शुरू में कहा कि हमें कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेगी। ये है वो टर्म्स, ये कुछ टर्म्स हमें समझनी पड़ेंगी। पॉलीमर्स क्या होते हैं, मोनोमर्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद जाके हम उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे, तो क्योंकि उन सब मॉलिक्यूल्स में ये सब चीजें आती हैं। तो जरा हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉलीमर्स और मोनोमर्स की, ये क्या होती है। पॉलीमर्स और मोनोमर्स क्या होती है? देखिए जी, हमारे पास ये जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, बड़ी बड़ी चेन्स बनी हुई होती है ऐसी। ये डायग्राम देखें आप, ऐसी अजीब सी है थोड़ी सी, ऐसे। ये आप समझ लें कि ये एक, वो ये कार्बन है, इसके साथ 2 एटम्स जुड़े हुए हैं। इसी तरह ये एक एटम है, ये कार्बन का वो पूरा मॉलिक्यूल है। इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर ना कार्बन के ऐसी चेन्स बना देते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी चेन्स को हम कहते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स। कार्बन के बहुत सारे, यानी कि कार्बन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं और बनती है एक बड़ी चेन, जिसको आप कहते हो पॉलीमर। अब यहाँ पर इस डायग्राम को देखें आप, ये एक कार्बन का है, इसके साथ 2-4 एटम लगे हुए, ये एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं कंबाइन हुए हैं और एक लंबी सी चेन बनी है। अगर हम इसको कॉमन एग्जाम्पल से समझना चाहें तो आप सब ने तस्बीह देखी होगी। तो नमाज के बाद हम तस्बीह पढ़ते हैं, तो उसमें एक छोटे छोटे दाने होते हैं बहुत सारे, वो एक सिंगल यूनिट होता है, वो एक दाना है। लेकिन तस्बीह किस तरह बनी हुई है? बहुत सारे वो सिंगल यूनिट्स मिलकर एक लंबी चेन बन गई, उसको आप तस्बीह कहते हैं। आपने गाय बकरों के गले में डालने वाली चेनें देखी होंगी, उसमें कड़ियां होती हैं, ऐसी एक कड़ी होती है, ये एक सिंगल यूनिट है। लेकिन बहुत सारी कड़ियां मिली हुई होती है, ऐसे बहुत सारी कड़ियां मिली हुई होती है और बहुत बड़ी बड़ी चेन बन रही होती है। इसी तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पॉलीमर्स। एक सिंगल यूनिट होता है, लेकिन बहुत सारे सिंगल यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं और बड़ी बड़ी चेन बन जाती है, जिनको आप कहते हो पॉलीमर। तो ये एक सिंगल यूनिट है, ये एक सिंगल यूनिट है, और बहुत सारे सिंगल यूनिट्स मिल गए, ये बन गई एक बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल्स की चेन, जिनको हम क्या कहोगे आप? जिनको आप कहोगे पॉलीमर्स। तो व्हाट आर पॉलीमर्स? पॉलीमर्स आर द चेन ऑफ सिंगल यूनिट्स। छोटे छोटे सिंपल से मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको मिलाकर बहुत बड़ी जो चेन हमारे पास मॉलिक्यूल्स की जो चेन बन जाती है, उस चेन को आप कहते हो पॉलीमर। एक बात।
अब अगर मैं इस चेन को तोड़ दूं और इन तमाम यूनिट्स को अलहदा कर दूं, इन तमाम जो सिंगल सिंगल यूनिट्स हैं इन सबको मैं अलहदा कर दूं, तो ये एक एक सिंगल यूनिट कहलाता है मोनोमर। मोनोमर मतलब एक, पॉली मतलब बहुत सारे। वर्ड से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। मोनो का मतलब हो गया एक मॉलिक्यूल, पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पॉलीमर्स क्या है? अगर बहुत सारे आपके पास मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाए और एक लंबी चेन बन जाए, उसको आप कहोगे पॉलीमर्स। इसका दूसरा नाम होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स, लेकिन बायोलॉजी में हम ज्यादातर इसको पॉलीमर कहते हैं। और अगर मैं इस पॉलीमर को तोड़ दूं और सारे मॉलिक्यूल्स को अलहदा कर दूं, ये हो जाएगा मोनोमर। तस्बीह की अगर एग्जाम्पल लें तो पूरी जो तस्बीह होती है, जिसमें तकरीबन 100-150 के करीब दाने होते हैं, वो पॉलीमर है। और अगर आप धागा तोड़ दें और सारे दानों को अलहदा कर दें, तो अब आपने क्या किया? पॉलीमर को तोड़ दिया और तमाम मोनोमर्स को अलहदा कर दिया। इसी तरह अगर मैं वो गाय बकरे की चेन की एग्जाम्पल लूँ, तो जो बहुत बड़ी 6 फुट 60 फुट की चेन होती है, वो पॉलीमर है। और अगर मैं सारी कड़ियों को खोल खोल के हर एक कड़ी को अलहदा कर दूंगा, तो ये मैंने क्या किया? ये मोनोमर्स बना दिए मैंने। ठीक है, तो ये पॉलीमर और मोनोमर होता है। पॉलीमर्स हमारे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की चेन होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हम जो पढ़ते हैं ना नाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड, ये पॉलीमर्स हैं। एक कार्बोहाइड्रेट की बात करूं मैं, मिसाल किसी भी कार्बोहाइड्रेट को ले लो, बड़ी बड़ी पॉलीमर्स हैं, ये बड़ी बड़ी चेन्स हैं जो छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलकर बनी हुई होती है। तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में यही मामला है। प्रोटीन भी पॉलीमर्स होता है, छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलकर बना हुआ होता है। लिपिड्स भी बहुत बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है। तमाम के अंदर अगर मैं आपको यहाँ पर उसका नाम भी दे दूं, तो चले मैं यहाँ पर आपको नाम देता हूँ। तो ये हमारे पास ये जो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, पहला कौन सा था? कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये पॉलीमर्स हैं। ये पॉलीमर्स है, यानी बड़ी बड़ी चेन्स होंगी। आपको कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि जी बहुत बड़ी चेन है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए कार्बोहाइड्रेट बनी हुई होती है। और कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर होता है वो कहलाता है मोनोसेकेराइड्स। ये मोनोसेकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट के अगर आप चेन्स को देखोगे, बिल्कुल पॉलीमर मोनोमर वाला मामला है। कार्बोहाइड्रेट में आपके पास चाहे ग्लूको वो हो, सक्रोज हो, चाहे आपके पास ग्लाइकोजीन हो, स्टार्च हो, सेल्यूलोज हो, दे ऑल आर पॉलीमर्स। ये बड़े बड़े पॉलीमर्स होते हैं और इनमें छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। बहुत सारे यूनिट से मिल मिल के ये कार्बोहाइड्रेट की बड़ी बड़ी चेन बनी हुई। कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स को हमने क्या नाम दिया हुआ होता है? मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स को हम कहते हैं मोनोसेक्राइड। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन एक पॉलीमर है और ये इसके जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, यानी इसके जो मोनोमर्स होते हैं, वो कहलाते हैं अमाइनो एसिड्स। इसी तरीके से अगर हम लिपिड्स की बात करें, तो लिपिड्स पॉलीमर है। लिपिड्स भी बहुत बड़ी चेन्स होती हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल से जुड़ के बनी हुई होती हैं, और इनके जो मोनोमर्स होते हैं उनको हम फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स बोलते हैं। दो किस्म के मोनोमर से मिलकर बनता है ये, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ। इसी तरीके से चौथा हमारे पास कौन सा होता है? न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये भी आपके पास पॉलीमर्स होते हैं, बड़ी बड़ी चेन्स होती है। डीएनए आपने पढ़ा है 9th क्लास में, लंबी लंबी चेन्स होती हैं, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, बड़ी बड़ी चेन्स है। तो ये भी क्या हो गया? पॉलीमर हो गया। और अगर हम इसको भी न्यूक्लिक एसिड की पॉलीमर को तोड़ दें, तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स मिल जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो हमारे पास ये जितने भी हमारे पास जो हम मेन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं ना इस वक्त, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये तमाम पॉलीमर्स हैं। ये तमाम क्या हैं? ये तमाम पॉलीमर्स हैं। और किससे बनी हुई है? छोटे छोटे मोनोमर्स से बनी हुई। बिल्कुल यही मामला होता है। तो पॉलीमर्स क्या होती हैं? बहुत बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं मॉलिक्यूल्स की, बहुत ज्यादा इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, काफी बड़े इनका स्ट्रक्चर होता है। तो पॉलीमर्स हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स को मिला लें, बड़ी बड़ी चेन्स बन जाती है, उनको आप पॉलीमर्स कहते हो। और अगर आप पॉलीमर्स को तोड़ दो, तो जो आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उनको आप कहोगे मोनोमर्स। ये जितने भी आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, दे ऑल आर पॉलीमर्स। और इनके ये भी पॉलीमर्स हैं, इसका मतलब है ये मोनोमर्स से मिलकर बने हुए होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स को हम क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड्स। प्रोटीन के मोनोमर्स को हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। लिपिड के मोनोमर्स को हम कहते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। दो किस्म के मोनोमर्स होते हैं लिपिड्स में। और न्यूक्लिक एसिड के जो मोनोमर्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं।
ठीक, तो ये हो गया पॉलीमर्स और मोनोमर्स। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉलीमर्स और मोनोमर्स के बाद अगला जो हमारे पास टॉपिक था वो था पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, ये एडिशन, कंडेंसेशन, ये सब क्या है, और ये डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस, इनको अब जरा समझते हैं। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, कि बहुत सारे मोनोमर्स अगर मैं लूं और उनको कंबाइन कर दूं, बहुत सारे मोनोमर्स लिए और मैंने उनको कंबाइन कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगी? बड़ी बड़ी चेन्स मिल जाएंगी, जिनको मैं क्या नाम देता हूँ? पॉलीमर्स, है ना। अगर हम डायग्राम देख लें, वही आपके पास कि ये आपके पास एक मोनोमर है, 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 ये 4 मोनोमर्स हैं। अगर मैंने इन चारों मोनोमर्स को ज्वाइन कर दिया, अब आप देखें एक चेन बन गई, तो ये चेन क्या कहलाएगी? ये चेन कहलाएगी पॉलीमर। ठीक है, तो हमारे पास मोनोमर्स होते हैं सिंगल यूनिट्स, मैं उनको मिला लूं, कंबाइन कर लूं, चेन बना लूं, पॉलीमर्स हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप कहते हो, ये जो मोनोमर्स आपस में मिलकर पॉलीमर्स बन रहे हैं ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? कंबाइनिंग ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म पॉलीमर्स। अगर मैं मोनोमर्स को मिलाकर, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स को मिलाकर एक बड़ी बड़ी चेन्स बनाना शुरू कर दूं, इस प्रोसेस को आप कहते हो पॉलीमराइजेशन। नाम से आइडिया हो रहा होगा आपको, पॉलीमराइजेशन। पॉली मतलब पॉलीमर्स, पॉलीमर्स यहाँ तक आ गया, जाइजेशन का मतलब होता है बनाना। तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है? ये प्रोसेस है। अगर आप मोनोमर्स को कंबाइन करके पॉलीमर्स बनाएं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, छोटे छोटे यूनिट्स को लेकर मिलाएं और बड़ी चेन बना दें, इसको आप पॉलीमराइजेशन कहते हो। आपने छोटे छोटे दाने लिए और उनको मिलाया और आपने एक बड़ा सा कस्बी बना ली, ये पॉलीमराइजेशन है। आपने छोटे छोटे से धागे लिए, उनको मिलाया और मोटी सी रस्सी तैयार कर ली, ये पॉलीमराइजेशन है। आपने छोटी छोटी सी कड़ियां ली, उनको मिलाया और बड़ी सी आपने जो है चेन तैयार कर ली, ये पॉलीमराइजेशन है। एक इंसान, बहुत सारे इंसानों ने हाथ पकड़ पकड़ के बहुत बड़ी ह्यूमन चेन बना ली, ये पॉलीमराइजेशन है। आप छोटे छोटे मोनोमर्स को कंबाइन करें और मिलाकर पॉलीमर्स बना दें बड़ी बड़ी, इस प्रोसेस को आप पॉलीमराइजेशन कहते हो। पॉलीमराइजेशन हमारे पास दो किस्म की होती है, दो तरह की पॉलीमराइजेशन हमारे पास होती है, केमिस्ट्री के एतबार से बात कर रहा हूं मैं। एक कहलाती है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरी कहलाती है कंडेंसेशन। ये दो होती हैं। दो तरीकों से हम मोनोमर्स को कंबाइन करके पॉलीमर्स बना सकते हैं। पहली कहलाती है एडिशन और दूसरी कहलाती है कंडेंसेशन। एडिशन के अंदर क्या होता है? आप एक मोनोमर लें, बहुत सारे मोनोमर्स लें, जैसे कि आपने ये एक मोनोमर लिया, ये एक मोनोमर लिया, ये एक मोनोमर लिया, 4 मोनोमर्स ले लिया हमने और इनको आपस में जोड़ दिया और कोई बाय प्रोडक्ट हमें नहीं मिला। यानी कि मैंने 4 मोनोमर्स लिए, उनको कंबाइन किया और पॉलीमर तैयार हो गया, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मुझे नहीं मिल रहा, इसको आप कहते हो एडिशन पॉलीमराइजेशन। और अगर मैं 4 मोनोमर्स लूं, 1 2 3 4, 4 मोनोमर्स लूं और इनको मैं कंबाइन करके इनकी पॉलीमर बना दूं, पॉलीमर बन गया मुझे, लेकिन साथ साथ कोई बाय प्रोडक्ट भी मिल गया, कोई एक्स्ट्रा चीज भी मिल गई, जैसे कि वाटर, कोई सिंपल सा कंपाउंड होता है ये, जैसे कि वाटर हो गया, कुछ केसेस के अंदर हमें HCl मिल जाता है, कुछ के अंदर हमें अल्कोहल मिल जाता है। तो हमें बाय प्रोडक्ट अगर मिल रहा होता है तो उस वाली पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन क्या है? अगर आप मोनोमर्स को कंबाइन करें और पॉलीमर्स बना लें, छोटे छोटे यूनिट्स को कंबाइन करें, बड़ी बड़ी चेन बना लें, इसको आप पॉलीमराइजेशन कहते हो। दो तरह का होता है ये एडिशन। अगर आप सीधे सीधे मोनोमर्स को लें, उनको जोड़ दें, पॉलीमर तैयार कर लें, कोई साइड प्रोडक्ट आपको, कोई बाय प्रोडक्ट ना मिले, उसको आप एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और अगर आपने बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़कर पॉलीमर बना तो लिया, साथ साथ आपको कोई बाय प्रोडक्ट मिलता है, ज्यादातर केसेस में वाटर होता है, HCl हो जाता है कुछ केसेस के अंदर, ऐसी पॉलीमराइजेशन को जिसमें आपको बाय प्रोडक्ट मिलता है, उसको आप कहते हो कंडेंसेशन। हमारी बॉडी के अंदर या हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पॉलीमराइजेशन हो रही होती है, यानी हमारे अंदर भी हम खाने के जरिए छोटे छोटे मोनोमर्स हासिल कर लेते हैं और फिर हमारे सेल्स क्या करते हैं? उनको मिला के पॉलीमर्स बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे सेल्स की मुख्तलिफ चीजें बनानी होती हैं, उनको सेल मेम्ब्रेन बनानी होती है, न्यूक्लियस बनाना होता है, कोई ऑर्गेनल बनाना होता है, मुख्तलिफ चीजें, हार्मोन्स बनाने होते हैं, एंजाइम्स बनाने होते हैं। तो हमारी बॉडी करती ये है कि हमारे खाने से उसको मिलते हैं मोनोमर्स। हम जब बर्गर वगैरह खा लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं मोनोमर्स। फिर सेल्स क्या करते हैं? अपने हिसाब से मोनोमर्स को जोड़कर बड़ी बड़ी पॉलीमर्स बना लेते हैं, ताकि उस पॉलीमर के जरिए फिर उसको यूज करें, वो हार्मोन्स बना लें, कोई एंजाइम्स बना लें। तो अब
हमारी बॉडी के अंदर जो पॉलीमराइजेशन हो रही होती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो मोनोमर्स से पॉलीमर्स बन रहे होते हैं, वो कंडेंसेशन वाली हो रही होती है, ज्यादातर बाय प्रोडक्ट मिल रहा होता है। और कौन सा बाय प्रोडक्ट होता है? H2O, वाटर। तो ऐसी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को जिसमें आपको वाटर मिलता है ना, उसको आप कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। बड़ा सा नाम है, मैं लिख देता हूं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन, अब जरा वर्ड पे गौर करेंगे, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर दूं पहले, ये क्या है? हमारी बॉडी में कौन सी पॉलीमराइजेशन हो रही होती है ज्यादातर? ये वाली कंडेंसेशन, यानी कि बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं, पॉलीमर मिल जाता है आपको, बन जाता है पॉलीमर, साथ साथ आपको बाय प्रोडक्ट मिलता है। अब कौन सा बाय प्रोडक्ट मिलता है? ये वाला, वाटर। और जो वाटर वाली बाय प्रोडक्ट अगर मिलती है तो उस वाली जो पॉलीमराइजेशन होती है उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डी का मतलब होता है रिमूव, निकलना। हाइड्रेशन, हाइड्रेट से निकला हुआ वर्ड है। हाइड्रेट कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में होता है उसको आप हाइड्रेशन, हाइड्रेट कहते हो। और कौन सा है वो? वाटर, H2O। तो रिमूव इसका मतलब हो गया रिमूव, इसका मतलब हो गया वाटर, सिंथेसिस का मतलब है बॉन्ड, बनाना। अब जरा इसको देख लेते हैं, ये कंडेंसेशन जो है, ये वाली कंडेंसेशन यानी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ये कैसे हो रही होती है? तो अगर हम इसको देख लेना ये कैसे होती है, तो हमें इसके नाम के सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी। ठीक है जी। तो अब हम जरा डिहाइड्रेशन सिंथेसिस देखते हैं कैसे होती है। ये हमारे पास सपोज करें एक मोनोमर है। याद रखिएगा, एक मोनोमर के अंदर लाजमी जिन मोनोमर्स की हम बात कर रहे हैं, जिनकी पॉलीमराइजेशन होती है, उनमें एक साइड पे आपको हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे आपको OH का मॉलिक्यूल मिलेगा लाजमी। चाहे वो मोनोमर जो है वो मोनोसेक्राइड हो यानी कार्बोहाइड्रेट वाला, या अमाइनो एसिड हो, अमाइनो एसिड वाला वो प्रोटीन वाला, या वो मोनोमर हो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल यानी कि लिपिड्स वाला। कोई सा भी मोनोमर होगा आपको उसमें H और OH किनारों पे मिलता है। ठीक है जी, एक बात। अब ये एक मोनोमर हो गया मेरे पास, ये मेरे पास दूसरा मोनोमर हो गया। अब इन दोनों मोनोमर्स को जोड़कर मुझे जो है वो पॉलीमर बनानी है, एक पॉलीमर तैयार करनी है। अब ये जुड़ेंगे कैसे जी? इसमें से पहले वाले मोनोमर्स में से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और दूसरे मोनोमर में से ये OH निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड खाली हो गए, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये बन गया आपस में बॉन्ड, और आप देखो ऊपर चेन बन गई। और ये जो नीचे आपके पास ये जो दो कंपाउंड आए H और OH, ये आपस में कंबाइन होंगे और हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा? ये वाटर, पानी। यानी दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल गए, पॉलीमर भी बन गया और एक बाय प्रोडक्ट हासिल हो गया। बाय प्रोडक्ट क्या हासिल हो रहा है आपको? वाटर, वाटर हासिल हो रहा है आपको बाय प्रोडक्ट। इसलिए इसको आप कहते हो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इसी तरीके से यहाँ पर अगर एक मोनोमर जुड़ना है तो मैं यहाँ पे एक मोनोमर ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ क्या करूँ, इसको एडिट करता हूँ थोड़ा सा, 2 मिनट का टाइम देंगे आप मुझे जरा। ये देखें, अब ये एक मोनोमर है, इसको यहाँ जोड़ना है तो ये यहाँ लगेगा, और ये जो H है इस मॉलिक्यूल में से ये वाला H निकल जाएगा, इस मॉलिक्यूल में से ये OH निकल जाएगा। अब ये H और OH ये मिलके क्या बनते हैं? ये मिलके बनते हैं वाटर, यानी वाटर निकल गया। और अब ये दो बॉन्ड जो खाली हो गए हैं, ये दोनों बॉन्ड आपस में मिल जाएंगे और ये लिंक पैदा कर देंगे। देखें 3 मॉलिक्यूल्स की चेन बन गई। तो ये हो क्या रहा है, क्या देख रहे हो आप? 3 मॉलिक्यूल्स, 3 मोनोमर्स को मैंने जोड़ा है। 3 मोनोमर्स जुड़ गए और क्या तैयार हो रहा है मेरे पास? ये मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स जुड़कर अब मेरे पास ये क्या तैयार हो रहा है? पॉलीमर तैयार हो गया। 3 मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर तैयार हो गया। तो ये हुआ क्या? मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर, जिसको आप पॉलीमराइजेशन कहते हो। एक बात। दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारे मोनोमर्स मिल गए और आपको एक बाय प्रोडक्ट भी मिल रहा है। क्या बाय प्रोडक्ट मिल रहा है? वाटर। तो ये हो गई कंडेंसेशन। और इस वाली कंडेंसेशन को, जिसमें आपके पास वाटर मिलता है, इसको आप क्या कहते हो? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, डी का मतलब हो गया रिमूव, हाइड्रेशन का मतलब हो गया वाटर, सिंथेसिस का मतलब हो गया बॉन्ड बनना। तो हुआ क्या इस पूरे प्रोसेस के अंदर? वाटर रिमूव हुआ है और बॉन्ड बना है ना। यहाँ पर क्या हुआ था इस हिस्से पर? वाटर रिमूव हुआ, ये रहा वाटर रिमूव हो गया, ये आया हुआ आपके सामने। वाटर रिमूव हुआ और बॉन्ड बन गया। इधर भी यही हुआ, वाटर रिमूव हुआ, बॉन्ड बन गया। तो इस वाले को हम क्या कहते हैं? इस वाली पॉलीमराइजेशन को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस।
री का मतलब रिमूव, हाइड्रेशन का मतलब वाटर, सिंथेसिस का मतलब बॉन्ड बनना। ठीक है, बात क्लियर है तो ओके कर दिएगा चैट पर चारों, अगर यहाँ तक आपके बात क्लियर है। तो मैंने अब तक आपको बताया पॉलीमर्स मोनोमर्स क्या होते हैं। बड़े बड़े आपके पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अगर मिलकर लंबी चेन्स बना लेते हैं, इसको आप कहते हो पॉलीमर्स, और उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आप कहते हो मोनोमर्स। ये जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये सारे पॉलीमर्स हैं, और इनके सबके अपने अपने मोनोमर्स होते हैं। किसी के मोनोमर को आप मोनोसेक्राइड कहते हो, कहीं पर आप अमाइनो एसिड कह रहे हो, कहीं पर आप फैटी एसिड कह रहे हो, वगैरह वगैरह। फिर मैंने आपको बताया पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होती है? अगर हम मोनोमर्स को कंबाइन करके बड़ी बड़ी चेन्स बना दें पॉलीमर्स की, उस प्रोसेस को आप कहते हो पॉलीमराइजेशन। दो तरह की होती है, अगर बाय प्रोडक्ट मिलता है तो कंडेंसेशन है, अगर बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता तो एडिशन है। कंडेंसेशन हमारी बॉडी में कौन सा वाला हो रहा होता है? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर जब बनाते हैं तो हमें वाटर का बाय प्रोडक्ट हासिल होता है, पानी का बाय प्रोडक्ट हासिल होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिएगा, अगर कोई सवाल नहीं है तो मुझे मैसेज पे ओके लिखे सारे। सिर्फ एक हादिया ने ओके लिखा है, बाकी सब क्या है? बाकी सबको क्या कोई सवाल है तो पूछे, अदरवाइज ओके लिखिएगा ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। जल्दी 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 जल्दी, मतलब छेती, स्पीड स्पीड। सादिया ने भी ओके लिखा है, बाकी मुनाहिल और एक और थी वो लाइबा, ओके लिखे जल्दी से, ताकि अगर कोई सवाल है तो सवाल पूछे, चैट पे लिख दिएगा सवाल अगर सवाल है तो। जल्दी जल्दी जल्दी। लाइबा माइक खोले, माशान माइक खोले। आप लोगों ने ओके नहीं किया, कोई सवाल है तो पूछें। लाइबा माइक खोले बेटा। लाइबा मलिक शरीफाबाद। लाइबा माइक खोल के सवाल पूछ लिएगा, अगर कोई आपको सवाल हो, माइक आपका काम नहीं कर रहा हो तो चैट नहीं पे। सर, आ गया यहाँ तक समझ। ठीक है, बड़े आपने बड़ी जद्दोजहद करने के बाद आपने माइक खोल के हमें रिप्लाई किया, बहुत बहुत शुक्रिया। काफी जद्दोजहद करने के बाद उन्होंने माइक खोला और हमने 2 सेकंड के अंदर उनके माइक को दोबारा बंद कर दिया। ठीक है जी, तो हमने अब तक ये समझ लिया, पॉलीमर्स समझ लिया, पॉलीमर्स क्या होते हैं, मोनोमर्स समझ लिया, पॉलीमराइजेशन, एडिशन और कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, ये सब समझ लिया। अब आते हैं हाइड्रोलाइसिस पे। हाइड्रोलाइसिस आप कह लो पॉलीमराइजेशन का उल्टा प्रोसेस होता है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? मोनोमर्स को कंबाइन करके पॉलीमर बनाना। हाइड्रोलाइसिस जो है वो उल्टा है, यानी अगर हम पॉलीमर लें और उसको तोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे आपको छोटे छोटे मोनोमर्स मिलेंगे। इस प्रोसेस को आप कहते हो हाइड्रोलाइसिस, अपोजिट ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर में उल्टा हुआ था, मोनोमर्स को हमने जोड़ा था और पॉलीमर तैयार की, पॉलीमराइजेशन। और हाइड्रोलाइसिस में हम उल्टा कर रहे हैं, पॉलीमर ले रहे हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके तमाम मोनोमर्स को अलहदा कर देते हैं। इसको आप कहते हो पॉलीमराइजेशन, ओ सॉरी, हाइड्रोलाइसिस। इसको आप क्या कहते हो? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो का मतलब पानी, वर्ड पे गौर करिएगा। हाइड्रो का मतलब पानी, हाइड्रो का मतलब भी पानी होता है, हाइड्रेट का मतलब भी पानी होता है। ये बायोलॉजी में इन्हीं वर्ड्स को यूज करते हैं। और लाइसिस का मतलब होता है टूटना, पानी की मदद से टूटना। ये वर्ड गौर करिएगा क्योंकि यही सारी इसकी हिस्ट्री है, पानी की मदद से टूटना। तो हमने पॉलीमराइजेशन क्या पढ़ा है कि मोनोमर्स को अगर मैं जोड़ू और पॉलीमर तैयार हो जाए, उसको आप कहते हो उस्मान। का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होता है। पॉलीमराइजेशन में हमारे पास होता क्या है? मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और पॉलीमर मिलता है। और हाइड्रोलाइसिस में उल्टा है, पॉलीमर तोड़ेंगे, मोनोमर मिलता है। बहुत सारे पॉलीमर, आपके पास पॉलीमर की पूरी चेन होगी, हाइड्रोलाइसिस के दौरान क्या होगा? वो चेन टूट जाएगी, सारे मोनोमर्स अलहदा हो जाएंगे, उसको आप कहते हो हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है? देखें, हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है। सपोज कर लें जी, मैं अब जरा नीचे डायग्राम बनाऊंगा, उसके लिए मैं आपको पॉलीमर दोबारा एक लिहाज से समझ लेंगे हम। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक है मोनोमर, और मैंने आपको बताया कि मोनोमर के में एक साइड पे जो है ये पूरा मोनोमर है हमारे पास, और मोनोमर की एक साइड पर ये एक साइड हो गया ये, और दूसरा साइड हो गया ये। हाँ, अब मोनोमर की एक साइड पर आपके पास H होता है और एक साइड पे आपके पास OH होता है। ये तमाम, चाहे कोई सा भी मोनोमर हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट का हो, चाहे
ऑक्सीजन का, उसका प्रोटीन का हो, तमाम मोनोमर्स में ये लाजमी होता है। ये एक मोनोमर है, ठीक है, ये एक मोनोमर आ गया आपके पास। इसी तरह ये एक और मोनोमर आ गया आपके पास, 2 मोनोमर, और ये एक और मोनोमर आ गया आपके पास, 3 मोनोमर्स हैं। पॉलीमराइजेशन को मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे जरा। अब ये तीनों मोनोमर्स जुड़ेंगे, जिसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। कैसे होगा? यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये ऑक्सीजन ये निकल गया, और यहाँ पर ये बॉन्ड जो है वो दोनों के दरमियान बन गया, ये पॉलीमराइजेशन हो गई, जिसको आप डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हो। बिल्कुल इसी तरीके से इन दोनों मोनोमर्स के दरमियान ये जो H और OH हैं ये भी अलग हो जाएंगे। ये वाटर रिमूव हुआ है, पानी निकला, और ये दोनों आपके पास ये जो बॉन्ड है ये दोनों आपस में मिल गए। अब देखिए ये तीनों मोनोमर्स आपस में जुड़ गए, एक पॉलीमर तैयार हो गई, और आपके पास नीचे क्या है, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपके निकल गए। ये क्या है? ये पॉलीमराइजेशन है। कौन सी वाली? कंडेंसेशन। और उसमें भी कौन सी टाइप है? ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस की, यानी उल्टा प्रोसेस। पॉलीमर टूटेगी, मोनोमर में कन्वर्ट होंगी। तो अब ये पॉलीमर है आपके सामने, 3 मोनोमर से बनी हुई एक पॉलीमर। होगा क्या? हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है? एंजाइम्स की मदद से ये जो बॉन्ड होता है ना 2 मोनोमर्स के दरमियान, ये टूट जाता है। इसी तरीके से एंजाइम्स की मदद से वाटर जो है वो टूट जाएगा, और आपको 2 चीजें मिल जाएंगी वाटर में से, एक ये हाइड्रोजन और एक ये OH। वाटर टूटा और ये 2 चीजें, ये दोनों काम हाइड्रोलाइसिस एंजाइम से होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम से होता है। तो एंजाइम ने 2 काम किए हैं। एक, 2 मोनोमर्स के दरमियान जो बॉन्ड था उसको तोड़ दिया, और ये जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल था उसको तोड़ के हाइड्रोजन अलग कर दिया, OH अलग कर दिया। अब हाइड्रोजन इसके साथ जाके लग जाएगा, OH इसके साथ जाके लग जाएगा। देखिए जी, ये मोनोमर अलग हो गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर इस बॉन्ड पर हाइड्रो एंजाइम्स काम करेंगे, इस बॉन्ड को जो है वो तोड़ देंगे, ये टूट गया बॉन्ड। और कुछ एंजाइम्स जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे। वाटर मॉलिक्यूल को जब टूटेगा तो एक आपको मिलेगा H जो यहाँ पर आके लग जाएगा, एक आपको मिलेगा OH, और एक आपको यहाँ पर आके। अब आप देखें सामने हुआ क्या, पॉलीमर थी, टूट गई, और अब मेरे पास 3 मोनोमर्स आ गए, एक येरा मोनोमर, एक येरा मोनोमर, अलहदा हो गए। देखिए तीनों मोनोमर्स अलहदा हो गए। इसको आप कहते हो हाइड्रोलाइसिस। वाटर टूटा, मतलब क्या बताया था मैंने? हाइड्रोलाइसिस का वाटर टूटा। हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब टूटा, यहाँ हुआ ही यही है। वाटर मॉलिक्यूल टूटा था, वाटर मॉलिक्यूल टूटा था, बॉन्ड भी टूटा था, और फिर इस बॉन्ड टूटने और वाटर मॉलिक्यूल टूटने से मोनोमर्स अलहदा हो गए। तो ये हुआ ना पॉलीमर्स का अपोजिट, क्योंकि पॉलीमर में पॉलीमर तैयार होती है, यहाँ पॉलीमर टूटी है। और दूसरा, उसमें क्या हो रहा था? वाटर रिमूव हो रहा था, यहाँ वाटर लग रहा है। पॉलीमर में क्या हो रहा था? पॉलीमराइजेशन में वाटर रिमूव होता है, यानी जब मोनोमर्स हमारे पास मिलते हैं तो आपको साइड में बाय प्रोडक्ट मिल रहा होता है वाटर, यानी वाटर इज रिमूव। और इसमें क्या हुआ है? हाइड्रोलाइसिस में वाटर इस्तेमाल हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल लिया, उसको एंजाइम्स ने तोड़ के H और OH अलग कर दिया और पॉलीमर में डाल दिया। पॉलीमर में डालने से क्या हुआ? मोनोमर्स अलग हो गए। तो इसमें वाटर कंज्यूम होता है पॉलीमराइजेशन में। ये हम यहाँ लिख लेते हैं, चलें, ताकि हमारे पास याद रहे। पॉलीमराइजेशन में क्या हुआ? पहली चीज, मोनोमर्स, ये ज्यादा लगता है मुझे अंडरलाइन हो रहा होता है, अंडरलाइन हटा रहा हूं मैं। हाँ, पहली चीज क्या हुई? मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर्स। मोनोमर्स कंबाइन हुए थे और पॉलीमर बनी थी। दूसरा क्या हुआ? वाटर इज रिमूव, इस दौरान पानी रिमूव होता है। इसी तरीके से ये जो हाइड्रोलाइसिस थी इसमें भी 2 अलग अलग काम हुए। पहला क्या? और पॉलीमराइजेशन से उल्टा, पॉलीमर ब्रोक, तो पॉलीमर में एम नहीं डाला, पॉलीमर ब्रोक इनटू मोनोमर्स। पॉलीमर्स टूट के मोनोमर्स में कन्वर्ट हुआ है, ऊपर पॉलीमराइजेशन का उल्टा हो गया। और दूसरा, पॉलीमराइजेशन में वाटर रिमूव होता है, यहाँ वाटर इज कंज्यूम, वाटर इस्तेमाल होता है। तीसरा फर्क देखें जरा, यहाँ पर न्यू बॉन्ड। मैं आपको क्या बता रहा था? पॉलीमराइजेशन के अंदर पॉलीमराइजेशन देखें उसका अपोजिट होगा हाइड्रोलाइसिस। पॉलीमराइजेशन में क्या हुआ? मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर बने। और हाइड्रोलाइसिस में क्या हुआ? पॉलीमर टूट के मोनोमर बना। पॉलीमराइजेशन में क्या हुआ? वाटर इज रिमूव, वाटर रिमूव हुआ था, और हाइड्रोलाइसिस में वाटर ऐड हुआ है, वाटर कंज्यूम हुआ है। तीसरा पॉइंट बता रहा था मैं आपको, पॉलीमराइजेशन में न्यू बॉन्ड इज क्रिएटेड, एक नए बॉन्ड बने। हम देख रहे हैं ना 2 मोनोमर्स के दरमियान नया बॉन्ड बना था, तो नए बॉन्ड क्रिएट होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? बॉन्ड ब्रोक, बॉन्ड टूटता है।
आपके दो मोनोमर्स के दरमियान बॉन्ड था वो टूटा था, इसी वजह से तो इसके नाम में हाइड्रोलाइसिस आ रहा है। और चौथा, याद रखिएगा इन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी होती है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, इनमें एनर्जी होती है। अगर आप बॉन्ड तोड़ोगे एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और अगर आप बॉन्ड बनाओगे तो आप एनर्जी लगाते हो जो बॉन्ड में स्टोर हो जाती है। अब पॉलीमराइजेशन में क्या हुआ है, बॉन्ड बने हैं, नया बॉन्ड बना था पॉलीमराइजेशन में। अब जब नया बॉन्ड बना है ना, तो उस बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, लिहाजा इस प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि नए बॉन्ड बनाने में आपको एनर्जी लगती है। अब यहाँ पॉलीमराइजेशन में क्या हो रहा था, बहुत सारे मोनोमर्स के दरमियान नया लाइव आइए ना, तो उसको ऐड कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो पॉलीमराइजेशन में क्या हुआ, बॉन्ड्स बने, बहुत सारे मोनोमर्स थे, उनके दरमियान हमने नए बॉन्ड्स क्रिएट करे। और जब नया बॉन्ड क्रिएट होता है तो एनर्जी चाहिए होती है उस बॉन्ड को बनाने के लिए, और वो एनर्जी फिर उस बॉन्ड में स्टोर हो जाती है। तो ये पॉलीमराइजेशन में होता है कि जब हम मोनोमर्स को मिलाकर पॉलीमर्स बनाते हैं, तो चूंकि नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं तो उन बॉन्ड्स में एनर्जी लगती है और वो उस बॉन्ड में स्टोर हो जाती है एनर्जी। दूसरी तरफ जब हाइड्रोलाइसिस में क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस में बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो वो जो अंदर उस बॉन्ड में एनर्जी थी वो रिलीज हो गई, तो यहाँ पर एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये चार बड़ी बातें याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ पर खत्म करते हैं, चारों बातों को एक दफा और दोहरा लेते हैं। पॉलीमराइजेशन में क्या हुआ, ये सामने आपके मौजूद, पॉलीमराइजेशन में मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बने, वाटर रिमूव होता है, नए बॉन्ड्स बनते हैं और उन बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर होती है। हाइड्रोलाइसिस उल्टा है, पॉलीमर्स टूटते हैं और बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं आपको। इस दौरान वाटर कंज्यूम होता है, वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वाटर ब्रेक होता है, हाइड्रोजन और OH मिलता है आपको जो आप बॉन्ड की जगह लगाते हैं। क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पर, लिहाजा इस प्रोसेस के जरिए एनर्जी निकलती है। अब हम इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि ये एनर्जी किस तरीके से यूटिलाइज होती है। आपके यहाँ हम जो खाना खाते हैं तो वो हाइड्रोलाइसिस होती है, उस मॉलिक्यूल्स को तोड़ तोड़ के उसके हाइड्रोलाइसिस में बॉन्ड ब्रेक करते हैं, एनर्जी निकलती है। लेकिन यहाँ एक और गौरतलब बात देख लीजिएगा, वाटर, दोनों प्रोसेस में वाटर चाहिए था। मैंने आपको वाटर की इंपॉर्टेंस बताते टाइम कहा था ना कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेस हो रहे होते हैं उन सबको सॉल्वेंट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, वो डिजोल्व स्टेट में होते हैं। तो आप देख लें, तो बड़े प्रोसेस हैं, एक पॉलीमराइजेशन, एक हाइड्रोलाइसिस, दोनों में वाटर इन्वॉल्व है। कहीं पे वाटर मिल रहा है, कहीं पे वाटर इस्तेमाल हो रहा है। तो देख लें, ये दोनों प्रोसेस वाटर की गैर मौजूदगी में नहीं हो सकता, इसलिए वाटर की इंपॉर्टेंस जरूरी होती है। अब हम यहाँ पर आज की क्लास को डिसमिस करेंगे।